जय हिंद साथियों। मैं टोटल कुमार आप सभी का भूगोल की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो हम लेकर आए आपके लिए भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 के तहत अध्याय दूसरा। ये इस अध्याय का तीसरा वीडियो है। अध्याय का नाम है सांख्यिकी विधियाँ। इसी अध्याय की पिछली 2 वीडियो में आपने जाना था माध्य और माध्यिका और बहुलक के बारे में जाना था, और आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे परिगणन के माप और सहसंबंध के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले जान लेते हैं परिगणन के माप के बारे में, यानी परिगणन के माप क्या होता है। केवल केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ही वितरण का समुचित रूप से वर्णन नहीं करते हैं, क्योंकि वे केवल वितरण का केंद्र ही चिन्हित करते हैं तथा उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि विभिन्न मूल्य अथवा माप के केंद्र परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार चिन्हित हैं। परिगणन के माप की या मापन की कुछ विधियां हैं, जैसे कि ये पहली विधि है विस्तार, से रेंज कहा जाता है। दूसरा है चतुर्थक विचलन, अगला है माध्य विचलन, उससे अगला मान्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। इससे अगला है विचलन गुणांक, और ये लॉरेंज वक्र। ये परिगणन के मापन की कुछ प्रमुख विधियां हैं, जिनमें से कुछ विधियों को आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। इनमें से प्रत्येक विधि अपने विशेष गुण एवं सीमाएं हैं, यानी जो प्रत्येक विधि है इनकी अपनी विशेषताएं भी हैं, गुण भी हैं और इनकी सीमाएं भी हैं। अतः इनमें से किसी विधि का उपयोग सावधानीपूर्वक करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जान लेते हैं विस्तार के बारे में, यानी रेंज क्या चीज़ होती है। किसी श्रेणी में अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के अंतर को विस्तार कहते हैं, इसे रेंज कहते हैं। यानी कोई अंकों की कोई सूची है, श्रृंखला है, और उसके जो अधिकतम और जो न्यूनतम मूल्य का अंतर आएगा वह विस्तार कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण में दैनिक मजदूरी का वितरण के लिए विस्तार की गणना करनी है। मजदूरी जो रुपये में दी गई है, जैसे 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 100 ये दैनिक मजदूरी दी गई है। और इसमें जो अधिकतम मूल्य देख लेते हैं, अधिकतम मूल्य इसमें 100 है ये, और इसमें न्यूनतम मूल्य आ रहा हमारा 40। रेंज निकालने के लिए यानी विस्तार निकालने के फार्मूले प्रयोग में जाता है। फार्मूला है आर बराबर यानी रेंज बराबर एल बराबर लोअर लिमिट, और ये एस, जिसमें एल की जगह जो लार्जेस्ट लिमिट है, अधिकतम संख्या है, उसे रख लेंगे, जो कि हमारी उदाहरण के अनुसार 100 है। और जो शॉर्टेस्ट नंबर है, छोटी संख्या, वह 40 है। और इन दोनों को जो अंतर निकल कर आया है वह 60 निकल कर आया है। और ये जो हमारा रेंज यानी विस्तार है, इस उदाहरण के अनुसार वह 60 रहेगा। इस फार्मूले में आर तो हो गया था हमारा विस्तार, एल थी अधिकतम माप, और एस था न्यूनतम माप। आशा करता हूँ ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला टॉपिक इसमें माध्य विचलन, मीन डिविएशन क्या होता है। किसी समंग श्रेणी के समांतर माध्य अथवा बहुलक अथवा माध्यिका से श्रेणी के विभिन्न पद मूल्य के विचलनों के समांतर माध्य को माध्य विचलन कहते हैं। आगे है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। परिगणन के माप के रूप में मानक विचलन सबसे महत्वपूर्ण सबसे अधिक प्रचलित माप है। जो मानक विचलन है सबसे अधिक प्रचलित माप है। इसे विचलनों के वर्ग औसत के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ग्रीक अक्षर जिसे लघु सिग्मा कहते हैं, इसका संकेताक्षर है, सिंबल है इसका। इसकी गणना हेतु जो सूत्र प्रयोग में लाया जाता है वह है यानी लघु सिग्मा बराबर रूट इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इस फार्मूले में यह लघु सिग्मा हो गया,
सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर विचलन के सभी वर्गों का योग आ जाएगा। एन हो जाएगी पदों की संख्या, यानी जो उदाहरण पद होंगे हमारे उनकी संख्या यानी नंबर आ जाएगा। अवर्गीकरण आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना यानी किस तरह से की मानक विचलन की गणना की जाती है यदि हमारे आंकड़े जो हैं अवर्गीकृत हैं। तब देख लेते हैं उदाहरण है हमारा ये। निम्नांकित मूल्यों के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए। संख्या है हमारी 1, 3, 5, 7, 9। इन संख्याओं का मानक विचलन ज्ञात करना है। फार्मूला है, पहले निकाल लेंगे माध्य की गणना सिग्मा बार बार सिग्मा एक्स अपॉन एन। हल करने पर आ जाएगा हमारे सिग्मा एक्स उसका जगह आ जाएगा 25, यानी संख्याओं का कुल योग हो जाएगा इनका। और पदों की संख्या हमारी 5 है तो ये 5 आ जाएगा। सिग्मा बार है यानी माध्य बराबर हो जाएगा 5 हो जाएगा ये। अब हमें करनी है मानक विचलन की गणना, यानी मानक विचलन की गणना करनी है। इसे तो फार्मूला लगा लेंगे, फार्मूले के अनुसार ये तालिका तैयार हो जाएगी। इन आंकड़ों के आधार पर सबसे पहले जो कॉलम है हमारा इसमें ऐसा आ जाएगा यानी आवर्ती। इसमें उदाहरण के अनुसार एक संख्या आ जाएंगे हमारी 3, 5, 7, 9 और इनका योग हो जाएगा यानी सिग्मा एक्स हो जाएगा हमारा 25 और पदों की संख्या हमारी 5 ध्यान रखना है। अब हमें निकालना है एक्स स्मॉल एक्स से एक्स माइनस एक्स बार निकालना है। एक्स बार हमारा था यानी माध्य जो था 5 था, तो हमें एक्स में से 5 घटाने हैं। तो पहला हमारा 1 -5, तो ये माइनस के 4 आ जाएंगे। 3 - 5 बराबर माइनस के 2। 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएंगे। 9 में से 5 घटाएंगे 4 आ जाएंगे। अब हमें इनका एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी 4 × 16। प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, बस हमें संख्या ही लिखनी है। 2 दूनी 4, 0 का 0 आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 × 16। अब इनका जो योग है एक्स स्क्वायर का वो हमें लिख लेना, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40। अब इन्हें लिखना है फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में मानक विचलन गणना करनी इस वाले में, इसमें हमें इन्हें रखना है। जैसे कि सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह 40 आ गया, एन की जगह 5 आ गया। हल करने पर आ जाएगा रूट स्क्वायर बराबर 8 और इसका हो जाएगा मानक विचलन 2.828। ये हमारा मानक विचलन हल करने के बाद आ गया। अब देख लेते हैं विचरण गुणांक के बारे में, यानी विचरण गुणांक क्या होता है, यानी इसे बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन CV। इसका फार्मूला है CV बराबर मानक विचलन, जो भी पीछे उदाहरण में निकाला था, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला था, बटे माध्य इंटू 100। हमारा जो मानक विचलन निकल कर आया था 2.83। अब माध्य था हमारा 5, यानी सिग्मा बार जो था गुणा 100। और ये हल करने के बाद ये आ जाएगा 56%। तो हमारा जो CV है वह 56% आ गया। आगे देख लेते हैं सहसंबंध के बारे में, यानी को रिलेशन, यानी सांख्यिकी में सहसंबंध के अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक समग्र श्रेणियों के चर मूल्य में से कोई पारस्परिक संबंध है अथवा नहीं, और यदि है तो उसकी दिशा एवं परिणाम क्या है, यह हमें सहसंबंध के अंतर्गत देखना होता है। सहसंबंध 2 प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक या प्रत्यक्ष सहसंबंध और दूसरा है ऋणात्मक या अप्रत्यक्ष सहसंबंध। स्पीरमैन की कोटि अंतर विधि, यानी स्पीरमैन रैंक्स डिफरेंस मेथड। स्पीरमैन ने कोटियों के आधार पर मिसप्रिंट है, कोटियों के आधार पर सहसंबंध की गणना विधि की युक्ति प्रदान की। प्रचलित रूप से इसे स्पीरमैन के कोटि सहसंबंध के नाम से जाना जाता है, जिसका सांख्यिक संकेताक्षर ग्रीक अक्षर
पी टाइप में है, जिसे रो कहते हैं, है। इसकी गणना विधि आसान होने के कारण स्पीडमैन के सहसंबंध का उपयोग अधिक प्रचलित है। फिर हमें सिंबल याद रखना है, ये वाला जो है रो कहते हैं, रो ग्रीक अक्षर में, ग्रीक भाषा में। उदाहरण दिया गया हमारा ये पहले कॉलम में अर्थशास्त्र के जो प्राप्तांक वो दिखाए गए हैं 2, 8, 0, 20, 12, 16, 6, 18, 9, 10 और दूसरे कॉलम में दिए गए हैं भूगोल के प्राप्तांक 4, 12, 6, 24, 16, 18, 8, 20, 9, 10 यानी इन प्राप्तांकों के आधार पर इनका सहसंबंध ज्ञात करना है। यानी अभ्यास में जो एक्स और वाई चरों के जो आंकड़े हैं तालिका में क्रम से प्रथम व द्वितीय स्तंभों में होता लिया जाता है। अब हम ये उपरोक्त जो तालिका है आंकड़े हमारे कच्चे आंकड़े वाले इनके आधार पर तालिका तैयार करेंगे। पहले कॉलम में एक्स ले लेंगे, एक्स यानी अर्थशास्त्र के प्राप्तांक जो कि हमारे 2, 8, 0, 20, 12, 16, 6, 18, 9, 10 हैं और इनकी जो पदों की संख्या है वह 10 आएगी, यानी अर्थशास्त्र के प्राप्तांक है। और दूसरा जो वाई वाला कॉलम है, दूसरे कॉलम ये वाला, इसमें भूगोल के प्राप्तांक हैं जो कि 4, 12, 6, 24, 16, 18, 8, 20, 9, 10 इनके प्राप्तांक है। अब हमें निकालना है एक्स आर। एक्स आर का मतलब है जो एक्स है हमारा ये वाला पहला कॉलम में, इसकी हमें रैंक निकालनी है। इन सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसे क्रम 1 देना है और उससे छोटी को दूसरा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है 20 और इसे हमने पहला नंबर दे दिया, श्रेणी पहली दे दी। इससे छोटी संख्या हमारी 18 आ रही है, इसे दूसरा। इससे छोटी हमारी 16 है, 16 के आगे 3। इस तरह से हमने क्रम देते चले जाएंगे, रैंक देते चले जाएंगे। 4, नीचे 5, फिर 6, ऊपर 7, फिर ये 6 के आगे 8 आ जाएगा, फिर 9 और ये 0 की 10 आ जाएगी। सबसे छोटी संख्या ये 10वें क्रम पर आ जाएगी। यानी इन्हें सबसे बड़े को पहले नंबर पर और सबसे छोटे को दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, इस तरह से इनका क्रम देते चले जाएंगे। और इसी तरह में चौथे कॉलम में जो वाई है यानी भूगोल के प्राप्तांक हैं उनकी हमें रैंक निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी भूगोल के अंकों की 24 है, 24 के आगे हम 1 लिख लेंगे, ये नंबर दे देंगे। उससे छोटी हमारी है 20, 20 के आगे 2। उससे छोटी 18, 18 के आगे 3। उससे छोटी है 16, 16 के आगे 4। उससे छोटी 12, 12 के आगे 5। और इस तरह से हम संख्या देते चले जाएंगे इनकी, उनके घटते क्रम में। इन 6, 7 और ये 8, ये 9 और ये 10। यानी हमने अर्थशास्त्र के जो प्राप्तांक हैं उनकी भी हमने रैंक निकाली और वाई वालों की भी यानी भूगोल के अंकों की भी रैंक ले ली। अब हमें करना है डी। डी का मतलब है इसमें जो हमें तीसरा और चौथा कॉलम है इनका अंतर निकालना है, जो प्राप्तांक है माइनस और ऋणात्मक, धनात्मक नहीं, जो भी अंतर वही लिखना है। जैसे कि 9 में से 10 घटाने पर 1 आ जाएगा, यानी 10 में से 9। इस तरह 7 में से 5 घटाने पर 2, 10 में से 9 घटाने पर 1, 1 में से घटाने 0, 4 में 4 घटाने 0, 3 में 3 घटाने 0, 8 में घटाने पर 0, 2 में घटाने 0 को, 6 में से 7 का अंतर जो आएगा 1 आएगा और 5 का और 6 का अंतर आएगा 1। अब हम करना डी स्क्वायर, यानी इनका और करना है। 1 का 1 आएगा, 2, 3, 4 हो जाएगा, 1 का 1, 0 का 0 रहेगा और 1 का 1, 1 का 1। और हमें नीचे लेना है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर निकल आ गया हमारा 8। तो हम मुख्य रूप से 2 चीज़ आती हैं इसमें, एन और डी। दोनों चरों की उनके आकार या मान के अनुसार अलग अलग कोटियाँ निर्धारित कर ली जाती हैं। जैसे कोटियाँ निर्धारित करी थी हमने भूगोल के अंकों की और अर्थशास्त्र के अंकों की घटते क्रम में करी थी कोटियाँ निर्धारित। जो एक्स चर की कोटियाँ को तीसरे स्तंभ में अंकित किया जाता है, जैसे एक्स आर यानी एक्स चर की कोटियाँ हैं जो आप पीछे देख चुके हैं। जैसे कि ये है
ये इस तरह से निकल गए दिए यहाँ से यहाँ तक ही। बाईचर की कोटियों को चतुर्थ स्तंभ में अंकित किया जाता है जिसका शीर्षक वाई आर होता है, जिसे बाईचर की कोटियाँ कहते हैं। जैसे कि चौथा स्तंभ हमारा ये है और इसकी जो कोटियाँ बाई आर ये आ गई और इसकी कोटियाँ का श्रेणी ये आ गई इस तरह से। एक्स आर तथा वाई आर के निर्धारण के पश्चात दोनों कोटियों में अंतर ज्ञात किया जाता है जिसे धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों का ध्यान नहीं रखते हैं। ये अंतर तो हम उसमें ज्ञात करेंगे लेकिन उसमें धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो इनका अंतर जो आ जाएगा हमारा दिया जाएगा। इस अंतर का अभिलेखन 5वें स्तंभ में लिखा जाता है। चूँकि अगले चरण में इन अंतरों का वर्ग निकाला जाता है इसलिए इन अंतरों के साथ जुड़े ऋणात्मक धनात्मक चिन्हों का कोई महत्व नहीं रहता है। यानी हमारा कौन सा है चौथा स्तंभ, चौथा तो हो गया था, पाँचवा स्तंभ तैयार करना है। अंतर किसका, एक्स आर का वाई आर का, और निकलेगा हमारा अंतर ये आ जाएगा डी के रूप में। 1 2 यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाएगा अंतर। और प्रत्येक अंतर का वर्ग ज्ञात करके उसका योग कर लिया जाता है। छठे स्तंभ में लिखे जाते हैं। इनका जो हमें वर्ग निकल लिया इन अंतरों का, और ये इनका हमें अंतर निकालने के बाद वर्ग निकालने के बाद इनका योग ले लेंगे, योग आ जाएगा हमारा 8। इसके पश्चात कोटि सहसंबंध की गणना निम्न सूत्र के आधार पर की जाती है। फार्मूला है रो बराबर 1 माइनस सिग्मा और सिग्मा डी ड्यू स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन टू स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट 1, जिसमें पी तो हो गया हमारा ये रो जो अक्षर कोटि का सहसंबंध हो जाएगा। सिग्मा डी स्क्वायर ये जाएगा दोनों कोटियों के अंतर के वर्ग का योग, एन हो जाएगा एक्स माइनस वाई युग्मों की संख्या। जो एक्स की संख्या भी वही रहेगी तथा ही से हमारी, और इसमें भी वही आ जाएगी। फार्मूले में रखने पर जैसे उदाहरण था हमारा ये रखने पर हमारा तालिका में तर्क तैयार कर दिया गए थे। वही तालिका जहाँ हमारी पदों की संख्या ये थी और इनका सिग्मा डी का ये आ गया था। गणना करने तो अब इस तरह रखा जाएगा। ये हमारे 6 हैं, 6 हमारे ये जो खत्म आ जाएंगे। सिग्मा डी की जगह आ जाएगा हमारा 8, जो कि हमने उदाहरण में हल करने के बाद प्राप्त की संख्या, और एन पदों की संख्या हमारी 10 थी। एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा 250 माइनस 1, हल करने पर 1 माइनस 48 यानी 6 8 48 हो जाएंगे, और 99 में से कहेंगे 9 जाएंगे और पढ़ा करने का जाएगा 990। 1 माइनस 0.5 हल करने पर संख्या जाएगी हमारी 0.95। तालिका हमारी ये थी। इस तरह से ये हमने सहसंबंध निकाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और सकते वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल पर नए रहें। धन्यवाद।